हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ईएमआरएस पीजीटी ज्योग्राफी का जो कल पेपर हुआ था उसके आंसर्स यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे मैंने इस जो अपनी सीरीज़ शुरू की थी उसके स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि जो क्वेश्चन हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी से ही बनने वाले हैं, वो भी क्लास 11th और 12th से। और देखो सभी के सभी क्वेश्चन भी यहीं से बनाए गए हैं, ठीक है। और ये अभी हम पूरे प्रूफ के साथ में भी देखने वाले हैं कि 11th-12th के एनसीईआरटी से किस टाइप से क्वेश्चन इन्होंने बनाए हैं, ठीक है। और इसी टाइप का क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन पेपर शायद केवीएस एनवीएस में भी इसी टाइप का रहने वाला है। तो जिन बच्चों का अभी एग्ज़ाम है केवीएस एनवीएस का, वो भी इस पेपर को ज़रूर से देखें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, तलछट का अवर्गीकृत निक्षेपण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन एक है समुद्री लहरें, दूसरा है पवनों, तीसरा है हिमनदों द्वारा और चौथा है बहते पानी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन क्लास 11th की बुक है और उसका चैप्टर 6 है भूआकृतिक आकृतिक प्रक्रियाएं, ठीक है, उससे लिया गया है। और जो तलछट का अवर्गीकृत या अव्यवस्थित निक्षेपण है वो होता है हिमनदों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरियोलिस बल के सीधे समानुपाती होता है। पहला है देशांतर कोण, दूसरा है अक्षांश कोण, तीसरा है ऊंचाई कोण और चौथा है दाब प्रवणता कोण। तो ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, क्लास 11th की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और चैप्टर 8 से इसका ये क्वेश्चन लिया गया है। और जिसका नाम है वायुमंडल परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अक्षांश कोण के समानुपाती होता है कोरियोलिस बल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अनेक समोच्च रेखाएं एक ही स्थान पर अभिसरित होती हैं तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है। ऑप्शन एक है अवतल ढलान, दूसरा है उत्तल ढलान, तीसरा है पर्वत, चौथा है भृगु। तो ये वाला क्वेश्चन क्लास 11th की बुक है और प्रैक्टिकल वाली, और उसका चैप्टर 5 है जिससे लिया गया है, ठीक है। तो इसमें पूछा कि जब अनेक समोच्च रेखाएं एक ही स्थान पर अभिसरित होती हैं तो किसका निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा भृगु, क्लिफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मानचित्र में सबसे कम विवरण दर्शाए जाते हैं। तो ऑप्शन एक है एटलस, दूसरा है भूमि पंजीकरण मानचित्र कैडेस्ट्रल, तीसरा है स्थलाकृतिक पत्रक और चौथा है भित्ति मानचित्र। ये वाला क्वेश्चन हमने देखा भी था अपनी जो सीरीज चल रही थी उसमें, ठीक है। तो ये क्लास 11th की प्रैक्टिकल की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 1 है जिससे ये लिया गया है। तो मापने के आधार पर वहाँ पे जो मानचित्र हैं उनको दर्शाया गया था, बड़ी मापनी और छोटी मापनी। तो बड़ी मापनी की सबसे बड़ी मापनी का चित्र आता है और जो मानचित्र है वो है कैडेस्ट्रल 1 नंबर पे, दूसरे पे आएगा स्थलाकृतिक मानचित्र, तीसरे पे है भित्ति मानचित्र और चौथे पर है जो सबसे छोटी मापनी का मानचित्र है वो है एटलस। तो इसमें सबसे कम विवरण दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाला कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषता अधिक दाब प्रवणता है। कारण है चक्रवात की आंख बादल रहित होती है। तो पहला ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है, दूसरा है ए गलत है लेकिन आर सही है, तीसरा है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, चौथा है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषता अधिक दाब प्रवणता है, तो इसका कथन सही है। चक्रवात की आंख बादल रहित होती है तो कारण भी इसका सही है, लेकिन कथन का की व्याख्या कारण नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में नीचे आप ये भी देखते चलना कि एनसीईआरटी की कौन सी बुक के कौन से चैप्टर से लिया गया है, ये आप देखते रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर का वार्षिक तापांतर न्यूनतम है। तो ऑप्शन नंबर 1 है नागपुर, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है कानपुर, चौथा है दिल्ली। तो नागपुर पहला इसका गलत हो जाएगा, दूसरा है चेन्नई, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्योंकि ये तटीय क्षेत्र है और तटीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर समकारी जलवायु पाई जाती है, ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी, ठीक है। तो वहाँ पे तापांतर भी कम होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। और आप ये देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी क्षेत्र की भूआकृतियाँ किसका परिणाम है। ऑप्शन नंबर 1 है बाह्य बलों के द्वारा अपवर्तन और निक्षेपण, दूसरा है बाह्य बलों द्वारा भूभाग का उत्थान, तीसरा है क्षेत्र में उन्नयन और अपघटन के बीच संतुलन, चौथा है आंतरिक और बाह्य बलों के बीच संतुलन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भू आकृतियाँ किसका परिणाम है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका, आंतरिक और बाह्य बलों के बीच संतुलन का परिणाम भू आकृतियाँ हैं, ठीक है। और ये किससे लिया गया है, क्लास 11th की बुक है और उसका चैप्टर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड का मिलान कीजिए।
देखो ये वाला क्वेश्चन है ना पूरा टाइप हुआ नहीं है, इसके नीचे के जो विकल्प थे वो इसमें रह गए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें देख लेते हैं कि नदी अंतःकृत विसर्प, दूसरा है हिमनदीय एस्कर, तीसरा है तटीय भृगु और चौथा है वायुजनित प्लाया। तो इनके सामने जो आंसर हैं वो इन्हीं के मतलब सही मिलान करके ही दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ना पूरा टाइप नहीं हुआ है, लेकिन आंसर इसके यही होंगे। और ये वाला क्वेश्चन क्लास 11th की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, चैप्टर 6 है भूआकृतिक प्रक्रियाएं और उनके द्वारा निर्मित स्थल रूप, उससे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अवशेष पर्वत का उदाहरण है, मतलब जो अवशिष्ट पर्वत है उसका उदाहरण है। ऑप्शन एक है पार हिमालय, दूसरा है हिमालय, तीसरा है अरावली, चौथा है पश्चिमी घाट। तो ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक है 11th की, भारत भौतिक पर्यावरण और चैप्टर 2 है जिससे लिया गया है। तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु को निम्नलिखित में से किस श्रेणी के भूकंपीय खतरे वाले भूकंप में क्षेत्र में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर एक है उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र, दूसरा है मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र, तीसरा है निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र, चौथा है अत्यंत निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। तो ये वाले क्वेश्चन मतलब ये भी हमने देखा था, ठीक है। जो डिस्क्रिप्टिव की जो सीरीज चल रही थी उसमें ये पूरा हमने देखा था अच्छे से, ठीक है। तो इसमें पूछा कि तमिलनाडु किस श्रेणी में आता है, तो कौन सी श्रेणी में आएगा। तमिलनाडु जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आता है और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो है भूकंपीय क्षेत्र की दृष्टि से वो कम संवेदनशील है, मतलब वहाँ पे भूकंप ना के बराबर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र, ठीक है। तो ये क्लास 11th की बुक है भारत भौतिक पर्यावरण और चैप्टर 7 है इसका प्राकृतिक संकट और आपदाएं, जहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण वाला। कई स्थानों पर पानी प्रचुर मात्रा में है जबकि अन्य स्थानों पर इसकी मात्रा बहुत सीमित है, ठीक है। कारण है जल चक्र के माध्यम से होने वाली जलवायु जल वितरण में एक कारक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या है, ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो कौन सा सही, कई स्थानों पर पानी प्रचुर मात्रा में है जबकि अन्य स्थानों पर इसकी मात्रा बहुत सीमित है। तो कथन इसका सही है। दूसरा है जल चक्र के माध्यम से होने वाली जलवायु जल वितरण में एक कारक है, तो दूसरा भी सही है। लेकिन इसकी व्याख्या क्या है, ये जल चक्र के माध्यम से होने वाली जलवायु जल वितरण में एक कारक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर 1 है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है मध्य प्रदेश। तो ये चैप्टर क्लास 12th की बुक है भारत लोक अर्थव्यवस्था और चैप्टर 5 है इसका भू संसाधन और कृषि, जहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडीगढ़ नगर को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जाता है। प्राचीन नगर, दूसरा है मध्यकालीन नगर, तीसरा है आधुनिक नगर, चौथा है स्वतंत्रता के बाद निर्मित नगर। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका, ये क्लास 12th की बुक है उससे लिया गया है और भारत लोक अर्थव्यवस्था और चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है मानव बस्तियाँ, ठीक है। तो चंडीगढ़ नगर को निम्नलिखित किस श्रेणी में रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा स्वतंत्रता के बाद निर्मित नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण चतुर्भुज निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है दिल्ली मुंबई हैदराबाद कोलकाता, दूसरा है दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकत्ता, तीसरा है श्रीनगर मुंबई कन्याकुमारी कलकत्ता और चौथा है दिल्ली अहमदाबाद चेन्नई और विशाखापट्टनम। तो ये वाला जो चैप्टर है क्लास 12th की बुक है भारत लोक अर्थव्यवस्था और चैप्टर नंबर 8 है परिवहन एवं संचार, उस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो स्वर्ण चतुर्भुज किन 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 4 नगरों को जोड़ता है, ये जोड़ेगा दिल्ली मुंबई चेन्नई और कलकत्ता। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक ज्वालामुखी विस्फोट निम्नलिखित में से किस प्लेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है महासागर महाद्वीपीय प्लेट अभिसारी सीमा, दूसरा है महासागर महासागर अभिसारी सीमा, तीसरा है महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसारी सीमा, चौथा है महासागर महासागर अपसारी सीमा। तो ये वाला क्वेश्चन क्लास 11th की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और चैप्टर है 4 महासागरों और महाद्वीपों का वितरण।
तो सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ आते हैं? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, महासागर और महाद्वीप के अभिसारी सीमा पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरणों में से किस चरण में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती हैं? ऑप्शन 1 है पहला चरण, दूसरा है पहले चरण का पहला आधा भाग, तीसरा है दूसरे चरण का दूसरा आधा भाग, चौथा है तीसरा चरण। और ये चैप्टर क्लास 12 की बुक है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और चैप्टर इसका 2 है, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वर्दी, जहाँ से ये लिया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा कि ज्वालामुखी संक्रमण के सिद्धांत में मतलब किस में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती हैं? तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, पहला चरण, जिसमें मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही उच्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अभिकेंद्रीय जल निकासी प्रतिरूप मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 है वलित पर्वत, दूसरा है आंतरिक ज्वालामुखी शंकु, तीसरा है बाहरी ज्वालामुखी शंकु, और चौथा है पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है अपवाह तंत्र उससे लिया गया है, और इसमें पूछा है कि सेंट्रीपेटल यानी अभिकेंद्रीय जल निकासी। अभिकेंद्रीय का मतलब होता है कि नदियाँ बाहर से आकर किसी एक स्थान पे आके गिरती हैं, किसी नदी, झील या किसी में भी, ठीक है सॉरी, झील में कि तो उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय। अपकेंद्रीय का मतलब होता है कि वहाँ से नदियाँ निकलकर चारों दिशाओं में फैलती हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, आंतरिक ज्वालामुखी शंकु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर की औसत लवणता है। ऑप्शन नंबर 1 है 29 प्रति हजार, 31 प्रति हजार, तीसरा है 33 प्रति हजार, चौथा है 35 प्रति हजार। तो इसकी कितनी हो जाएगी हिंद महासागर की लवणता? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 35 प्रति हजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यताप को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है अपने झुके हुए अक्ष पर पृथ्वी का परिक्रमण, दूसरा है वायुमंडल की विभिन्न परतें, तीसरा है वायुमंडल की पारदर्शिता, चौथा है दिन की अवधि। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? इसमें है कि भौतिक, ये जो क्लास 11 की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और चैप्टर 7 है जिससे क्वेश्चन लिया गया है। इसमें पूछा है कि सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारक। तो अपने अक्ष पर झुके हुए अक्ष पर पृथ्वी का परिक्रमण, तो पहला इसका सही है। दूसरा है वायुमंडल की परतें, तो इसका कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तीसरा है वायुमंडल की पारदर्शिता, ये भी सही है। चौथा है दिन की अवधि, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। 1, 3 और 4 यानी 3 सही हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून के दौरान दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को पार करने से पहले निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है उत्तर की दिशा में, दूसरा है दक्षिण की ओर, तीसरा है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, चौथा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो ये वाला क्वेश्चन क्लास 11 की बुक है भारत भौतिक पर्यावरण, और चैप्टर 4 है जिसका नाम है जलवायु। ठीक है, इसमें पूछा है कि दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें हैं वो भूमध्य रेखा को पार करने से पहले किस दिशा में प्रवाहित होती हैं, किस दिशा में बहती हैं। ठीक है, तो जो भूमध्य रेखाएं हैं दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगी ऐसे, ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में चलती है ऐसे। तो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ चलती हैं, और उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलती हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ, दक्षिण, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक सीमा समुद्र की ओर कितनी दूर तक फैली हुई है? तो ऑप्शन नंबर 1 है 19.9 किलोमीटर, दूसरा है 21.9 किलोमीटर, तीसरा है 23.9 किलोमीटर, चौथा है 25.9 किलोमीटर। तो ये एनसीईआरटी का पहला ही चैप्टर है जो क्लास 11 की बुक है उससे लिया गया है। ठीक है, और वहाँ लिखा है कि मतलब एक सारणी बनाकर दी हुई है। तो 12 समुद्री मील में कितना होता है? 21.9 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैवमंडल अभ्यारण्य और उसके स्थान के सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है पंचमढ़ी उत्तराखंड, दूसरा है मानस मध्य प्रदेश, तीसरा है नंदा देवी असम, चौथा है मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। तो ये क्लास 11 वाली बुक है जिससे लिया गया है, प्राकृतिक वनस्पति चैप्टर का नाम है। इसमें पूछा है कि जैवमंडल अभ्यारण्य और उनके स्थान में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो पंचमढ़ी कहाँ है? ये है एमपी में, तो पहला गलत है। दूसरा है मानस है आसाम में, तो दूसरा भी गलत है इसका। ठीक है,
तीसरा है नंदा देवी, नंदा देवी आएगा उत्तराखंड में, तो तीसरा भी गलत है। चौथा है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति की वृद्धि को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है तापमान का वितरण, दूसरा है औसत पवन वेग, तीसरा है नमी की उपलब्धता, चौथा है प्राप्त सूर्य तप। तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है? इसमें पूछा है कि वनस्पति की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो पहला है तापमान का वितरण, ये सही है। दूसरा है औसत वेग, देखो वायु के वेग का जो वनस्पति की वृद्धि है उस पर फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तीसरा है नमी की उपलब्धता, तीसरा सही है। चौथा है प्राप्त सूर्य प्रकाश से, तो चौथा भी इसका सही है। तो सही आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर 1, 3, 4, यानी तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का आयतन बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है नाइट्रोजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है ऑर्गन। तो इसका आंसर तो हम सभी जानते हैं कि वायुमंडल में कौन सी गैस बढ़ती जा रही है, ये है CO2, ठीक है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु व्रत है। ऑप्शन नंबर 1 है 0 डिग्री देशांतर, दूसरा है 50 डिग्री देशांतर, और तीसरा है 0 डिग्री अक्षांश, चौथा है 50 डिग्री अक्षांश। तो व्रत देखो, जो देशांतर रेखाएं हैं वो तो बनाती हैं अर्धवर्त, और जो अक्षांश रेखाएं हैं वो बनाती हैं पूर्णवर्त, ठीक है। तो यहाँ सर्कल की बात हो रही है कि स्मॉल सर्कल, तो देशांतर वाला तो हम वैसे भी कट कर देंगे, ठीक है। बचा 0 डिग्री अक्षांश और 50 डिग्री अक्षांश। तो जैसे पृथ्वी हो गई, ठीक है, तो ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश को हमने क्या कहा था, ग्रेट सर्किल यानी वृद्धवर्त, ठीक है। फिर है 50 डिग्री, तो पहला तीसरा नहीं होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर 4 बचा 50 डिग्री अक्षांश से। तो 50 डिग्री अक्षांश है, उसकी रेखा छोटी होती है लगभग, ये मान लो 50 डिग्री अक्षांश, तो ये लघु व्रत कहलाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सघन जनसंख्या किस कारण से है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है जल की उपलब्धता, दूसरा है अच्छा परिवहन तंत्र, तीसरा है अनुकूल जलवायु, चौथा है खनिज निष्कर्षण। तो ये वाला क्वेश्चन जो क्लास 12 की बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और चैप्टर नंबर 2 है विश्व जनसंख्या, ठीक है। और विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं उसमें ये दिया हुआ है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सघन जलवायु का कारण क्या है। तो जल की उपलब्धता नहीं, ये भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र है उसकी विशेषता नहीं है कि वहाँ पर सघन जलवायु पाई जाती है, सघन जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा है अच्छा परिवहन, ये भी नहीं है। तीसरा है अनुकूल जलवायु, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका, अनुकूल जलवायु। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में अनुकूल जलवायु के कारण ही वहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षोभ मंडल में तापमान की शुष्क रुद्धोष्म ह्रास दर है। ऑप्शन नंबर 1 है 10.0 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, दूसरा है 8.0 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, तीसरा है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, चौथा है 4.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। तो ये वाला क्वेश्चन देखो इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है सामान्य तापपतन की दर जो कि 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इसमें नहीं है। इसमें पूछा है कि शुष्क रुद्धोष्म ह्रास दर, यानी जब शुष्क हवा ऊपर उठती है तो उसके ठंडे होने की दर क्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, 10.0 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, इस परिभाषा पर किसने बल दिया है। ऑप्शन नंबर 1 है एलन सैंपल, दूसरा है रेडजेल, तीसरा है विडाल डी लाब्लास, चौथा है ग्रेफिथ टेलर। तो ये वाली जो डेफिनेशन और भी दी हुई है इसमें, आप उनको भी अच्छे से देख लेना क्योंकि जो KVS एनवीएस का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी पूछने के पूरे चांस हैं, ठीक है। तो ये क्लास 12 की बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और पहला ही चैप्टर है जिससे डेफिनेशन ली गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, एलन सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूस्खलन संवेदनशीलता क्षेत्र और उदाहरण के सुमिलित युग्म का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है कम संवेदनशीलता क्षेत्र लाहौल और स्पीति, दूसरा है मध्यम संवेदनशीलता क्षेत्र अंडमान और निकोबार, तीसरा है उच्च संवेदनशीलता क्षेत्र पूर्वी घाट, चौथा है अत्यंत उच्च संवेदनशीलता क्षेत्र पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाला कि कुछ ज्वालामुखी विस्फोट प्रचंड एवं खतरनाक होते हैं। कारण है इसका उपलब्ध गैसों, जलवाष्प और मैग्मा का गाढ़ापन विस्फोट की प्रकृति को निर्धारित करता है। तो इसमें क्या देखेंगे, पहला कथन क्या है कि इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है ए और आर सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सही आर गलत है। चौथा है ए गलत है और आर सही है। तो कथन क्या कह रहा है कि कुछ ज्वालामुखी विस्फोट प्रचंड एवं खतरनाक होते हैं। चलो ये बात सही है। दूसरा है कि उपलब्ध गैसें, जलवाष्प, मैग्मा का गाढ़ा विस्फोट की प्रकृति को निर्धारित करते हैं। तो दूसरा कारण भी इसका सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है कि जो ज्वालामुखी होते हैं जिनका जो मैग्मा गाढ़ा होता है, जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, तो वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा विस्फोटक होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित भ्रमणशील तारा और सूर्य पदार्थ के अलग होने की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित की है। ऑप्शन नंबर एक है चैम्बरलेन और मोल्टन। दूसरा है जेम्स चिन्स और जेफरीज। तीसरा है स्मिड और वाइजस्कर। चौथा है हबल और हॉयल। तो इसमें पूछा है कि कौन सा आंसर सही होगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित भ्रमणशील तारा। तो इसके बारे में भ्रमणशील तारा और सूर्य पदार्थ के अलग होने की अवधारणा तो किसने दी है। ऑप्शन नंबर इसका दो सही हो जाएगा, जेम्स जीन्स और जेफरीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा के मैदानी क्षेत्र में वर्षा वितरण के प्रतिरूप को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर एक है सम्मान रेखा विधि। दूसरा है वर्णमात्री विधि। तीसरा है दंड आरेख विधि। चौथा है व्रत विधि। तो ये वाले क्वेश्चन भी हमने देखे थे। ठीक है, कि जो समान वितरण वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाएं क्या होती हैं, सम्मान रेखा विधि, जैसे समताप रेखा विधि, समवर्षा रेखा विधि। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें वर्षा के वितरण को पूछा है तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, सम्मान रेखा विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय मौसम की स्थिति और उनकी विशेषताओं के सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर एक है फूलों वाली बौछार, शाम को होने वाली भयंकर आंधी। दूसरा है आम्र वर्षा, मानसून से पहले की बारिश। तीसरा है काल बैसाखी, तेज हवाएं। चौथा है लू, कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त। तो ये सभी क्या है, प्री मानसून जो बारिश होती है वो होती है। ठीक है, जो स्थानीय जो बारिश होती है स्थानीय क्षेत्रों में, जिनको कहा जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, उनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो फूलों वाली बारिश से इसको जो मतलब केरला में कहा जाता है, और इसके आने से जो कॉफ़ी के बागान होते हैं उनमें फूल खिल जाते हैं, तो उनको कहा जाता है फूलों वाली बारिश से। तो ना कि ये शाम को होने वाली आंधी, भयंकर आंधी। तो पहला गलत है। दूसरा है आम्र वर्षा। ठीक है, ये भी केरल में होती है, केरल कर्नाटक में। तो मानसून से पहले की बारिश है, तो ऑप्शन नंबर इसका दो सही हो जाएगा। ठीक है, काल बैसाखी इसको वेस्ट बंगाल में कहा जाता है। लू अपने पश्चिमी राजस्थान में चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ला नीना के दौरान ठंडा पानी तट के पास आता है। ऑप्शन नंबर एक है कैलिफोर्निया। दूसरा है ब्राज़ील। तीसरा है दक्षिण अफ्रीका। चौथा है पेरू। तो हम सभी जानते हैं कि जो पेरू तट है उस पे अल नीनो और ला नीनो की घटना हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जो गर्म जल की धारा होती है वो होती है अल नीनो, और जो ठंडी जल धारा होती है उसको कहा जाता है ला नीनो। तो ऑप्शन नंबर अपना चार सही हो जाएगा, पेरू तट के पास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल शोधनशालाओं के निम्नलिखित स्थानों को दक्षिण से उत्तर की दिशा में व्यवस्थित कीजिए। पहला है विशाखापट्टनम। दूसरा है नागपट्टिनम। तीसरा है बरौनी। चौथा है हल्दिया। तो इसमें पूछा है दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, पहले दक्षिण वाला बताना है फिर उत्तर वाला बताना है। तो विशाखापट्टनम कहाँ है, ये है तमिलनाडु में, सॉरी आंध्र प्रदेश में। और नागपट्टिनम है तमिलनाडु में। बरौनी है बिहार में। और हल्दिया है वेस्ट बंगाल में। तो सबसे दक्षिण में कौन सा है, सबसे दक्षिण में है नागपट्टिनम। ठीक है, तो पहले नंबर पे ये आ जाएगा। फिर है दूसरे नंबर पे विशाखापट्टनम। तीसरे नंबर पर है हल्दिया। और चौथे नंबर पर है बरौनी। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आपदा में जीवन बचाना अपेक्षाकृत कठिन होता है? ऑप्शन नंबर 1 है बाढ़, दूसरा है सूखा, तीसरा है शीतलहर, चौथा है भूस्खलन। तो कौन सी आपदा में जीवन बचाना कठिन होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, भूस्खलन, क्योंकि ये अचानक से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्खलन को बढ़ाने वाले कारकों के विषय में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है ढलान वाले क्षेत्रों में अधिक जल रिसाव, दूसरा है सड़क के किनारे ऊपर की ओर मजबूत दीवार का निर्माण, तीसरा है ढलान पर चट्टानों का अधिक अपक्षय और विघटन, चौथा है पर्वतीय क्षेत्रों में भूकंपों का आना। तो इसमें पूछा है कि भूस्खलन को बढ़ाने वाले कारक कौन सा है? तो पहला है बाढ़ वाले ढलान वाले क्षेत्रों में अधिक जल रिसाव, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। दूसरा है सड़कों के किनारे ऊपर की ओर मजबूत दीवार का निर्माण, नहीं, ये तो भूस्खलन को रोकती है। ठीक है। तीसरा है ढलान पर चट्टानों का अधिक अपक्षय और विघटन, तो इससे भी क्या होता है? भूस्खलन होता है। चौथा है पर्वतीय क्षेत्रों में भूकंपों का आना, इससे भी भूस्खलन होता है। तो हमारा पहला, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मानचित्र पर लंबाई मापने के लिए उपयोग किया जाता है? पहला है एनीमोमीटर, दूसरा है अल्टीमीटर, तीसरा है रोटामीटर, चौथा है प्लानीमीटर यानी क्षेत्र मापी। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर, कौन सा उपकरण मानचित्र की लंबाई को मापने में उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका, रोटामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकारों के वनों को उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ बताना है। ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर की ओर, सॉरी, ध्रुवों की ओर। पहला है पर्णपाती वन, दूसरा है भूमध्य रेखीय वन, तीसरा है समशीतोष्ण वन, चौथा है उष्णकटिबंधीय वन। तो जैसे हम देखते हैं, ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा। तो सबसे पहले जो निम्न अक्षांश है उसमें कौन सा आएगा? पहला आएगा भूमध्य रेखीय। ठीक है। फिर इसके ऊपर आएगा उष्णकटिबंधीय, फिर आएगा समशीतोष्ण और उसके बाद में आएगा पर्णपाती वन। पर्णपाती, इसमें पूछा उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर, तो उच्च अक्षांश में पर्णपाती 1 नंबर, फिर है समशीतोष्ण 2 नंबर, फिर है उष्णकटिबंधीय 3 नंबर और फिर आ जाएगा 4 नंबर। तो 1 4 2 3, 1 सॉरी, इसमें पूछा है उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर, तो उच्च अक्षांश पे पहला, फिर उसके बाद में आएगा तीसरा, पहला, तीसरा, फिर चौथा और फिर आएगा दूसरा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की विधि है? ऑप्शन नंबर 1 है ज्यामितीय माध्य, दूसरा है अंतराल, तीसरा है मानक विचलन और चौथा है लॉरेंज वक्र। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति है उसमें कौन कौन से आते हैं? मीन, मोड और मीडियन आते हैं। ठीक है। और उसमें कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर 1 ज्यामितीय माध्य। समांतर माध्य था, उसमें क्या आता है? ज्यामितीय माध्य। और ये जो बाकी की 3 दी हुई हैं विधियाँ, ये जो विसरण की विधि है डिस्पर्जन की, उसकी विधियाँ है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अपना 4 सही, सॉरी 1 सही हो जाएगा। तो इसी के साथ अपना ये पेपर यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम केबीएस और एनवीएस के लिए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और आपको किस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।